दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 26 मार्च 2026। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो। इस शो में आज आपको दिखाएंगे बिना हेडलाइंस की बहुत सी अहम खबरें और बहुत सी बड़ी अपडेट्स। तो करते हैं शुरुआत कुछ अहम अपडेट्स के साथ। ईरान की जंग के आखिरकार 26वें दिन क्या क्या हुआ, क्या बड़ी हैपनिंग सामने आई, ज़रा मिक्स्ड अंदाज में जान लीजिए। युगांडा के मिलिट्री चीफ मुहूजी काइनेरुगाबा ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर इसराइल की तबाही या हार की नौबत आती है तो युगांडा इस जंग में इसराइल की तरफ से शामिल होगा। कितना सेफ खेला है। अगर हार रहा हुआ इसराइल तो युगांडा मैदान में कूद जाएगा, यानी एक और मुल्क इस अलायंस में शामिल हो जाएगा, लेकिन हार की नौबत पर। अगली बड़ी अपडेट यह है कि एनर्जी मार्केट को बड़ा झटका लगा है। कतर के रास लफान में मौजूद दुनिया के सबसे बड़ी गैस फैसिलिटी पर पिछले हफ्ते हुए हमलों में 2 बड़े प्रोडक्शन यूनिट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। कतर एनर्जी का कहना है कि इसे ठीक करने में 3 से 5 साल लग सकते हैं, जिससे दुनिया भर में गैस की भारी किल्लत हो सकती है। किसी मुल्क में कई महीनों या साल तक लंबी कतारें लग सकती हैं। हॉर्मोज में अपाचे हेलीकॉप्टर्स तैनात हुए हैं। अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर्स को ईरान के जुनूबी साहिल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में तैनात कर दिया गया है। ये हेलीकॉप्टर्स ईरान की तेज़ रफ्तार जंगी नावों और नेवल ख़तरों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन इनका एक मकसद और भी होता है, ग्राउंड पर ट्रूप्स को उतारना। क्या कोई ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है? एक अपडेट ये है कि इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के इस्फहान में हथियारों की प्रोडक्शन साइट्स पर ज़बरदस्त बमबारी की है। इस हमले में ईरान का इकलौता सबमरीन डिज़ाइन और डेवलपमेंट सेंटर पूरी तरह से तबाह हो गया है, ये दावा किया गया है। इजरायली फ़ौज का दावा है कि ये सेंटर ईरानी नेवी के लिए सबमरीन यानी कि पनडुब्बी और अंडर वाटर सिस्टम तैयार करने वाला सबसे अहम ठिकाना था और इसे तबाह कर दिया गया। उधर ऑस्ट्रेलिया ने ईरान से आने वाले विजिटर्स पर 12 महीने तक के लिए रोक लगा दी है। इस फैसले से उन 61,000 लोगों पर सीधा असर पड़ेगा जो पहले से टेम्पररी वीज़ा पर वहां मौजूद है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का मानना है कि जंग की वजह से ये लोग अपने मुल्क वापस जाने से इनकार कर सकते हैं। इधर अमरीकी आर्मी की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम, जो मिडिल ईस्ट में सारा फौजी जमावड़ा देखती है, वो सेंटकॉम के मुताबिक अब तक ईरान के 10,000 से ज़्यादा फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया है 28 फरवरी से। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की मिसाइल, ड्रोन और नेवल प्रोडक्शन की 2/3 ताकत ख़त्म हो चुकी है और उनकी नेवी के 92% बड़े जंगी जहाज़ बेकार कर दिए गए हैं। हिजबुल्लाह भी लगातार हमले कर रहा है। लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश की है। दावा किया जा रहा है कि उनके निशाने पर तेल अवीव में इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री का इलाका और एक मिलिट्री इंटेलिजेंस साइट थी। ये थी कुछ मिक्स्ड अपडेट्स और अब तफसील से खबरें एक एक करके आपके सामने रखने जा रहे हैं, लिहाजा इसे आखिर तक देखिए। दोस्तों, आगे बढ़ें तो अपने डेडिकेटेड व्यूअर्स को, मुझसे मोहब्बत करने वालों को, जो रोज़ मेरा वीडियो देखते हैं और ना आने पर मेल तक करते हैं मुझे, मैं उन्हें बता दूं, आज बता देता हूँ। घर में शादी है बहन की और ये जो माहौल कम वीडियो आने का है ये 4-5 अप्रैल तक चलेगा। लिहाजा मैं आपसे एडवांस माजरत चाहता हूँ, आपसे दुआ भी चाहता हूँ कि सब अच्छे से निपटे, इसके लिए दुआ करें। और अब आप समझ ही सकते हैं कि इस बीच वक्त निकालना कितना मुश्किल होता है। तो बहुत मोहब्बत, शुक्रिया और माजरत कि आपको तकलीफ़ हुई, और मोहब्बत शुक्रिया इसलिए कि आप लगातार बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने एक बेहद खौफनाक वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर किसी भी पड़ोसी मुल्क ने दुश्मनों की मदद से ईरान के किसी भी जजीरे यानी आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो उस मुल्क का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। 26 मार्च 2026 की सुबह आई ये खबर सर फहरिस्त है, क्योंकि गालिबाफ ने अरबी ज़बान में एक्स पर पोस्ट की है, यानी अरबी में इसलिए लिखा है कि अरब ममालिक वाले हुक्मरान सुन लें, पढ़ लें। साफ कर दिया गालिबाफ ने कि ईरान के जजीरे उसकी रेड लाइन है। गालिबाफ ने दावा किया है कि उनके पास पुख्ता जानकारी है, डेटा है कि ईरान के दुश्मन रीजन के ही एक मुल्क के साथ मिलकर ईरान के एक जजीरे पर कब्जा करने का प्लान कर रहे हैं। क्या वो मुल्क यूएई है? नाम लिए बिना गालिबाफ ने इशारा किया कि अगर ऐसा हुआ तो उस मुल्क के तमाम वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली घर, पानी के प्लांट और तेल के कुएं वगैरह ईरान की मिसाइलों के बोसे के हकदार होंगे। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 80वीं लहर भी
ईरान ने जारी की और मिसाइलों की फिर से बारिश की। IRGC ने तस्दीक की है कि उन्होंने अपनी जवाबी कार्रवाई के तहत अब तक 80 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं लहरों में, मतलब एक साथ कई कई दागते हैं तो एक लहर बनती है। इन हमलों में UAE, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत और कतर में मौजूद अमरीकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान का कहना है कि चूंकि ये मुल्क अपनी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए करने दे रहे हैं, इसीलिए वो अब महफूज नहीं हैं, बल्कि मतलूब और मशकूर हो चुके हैं। मतलब 3 भाइयों के नाम है। दोस्तों, ये खाड़ी के मुल्क, ये गल्फ़ के मुल्कों को सीधी धमकी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी फ़ौज दुश्मनों की हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। UAE और बहरीन जैसे मुल्कों को सख्त लहजे में कहा गया है कि अगर उन्होंने अपनी सरजमी से एक भी और हमला होने दिया तो ईरान बिना किसी लिमिट के उन पर उनके पावर प्लांट्स और उनके पानी साफ करने वाले प्लांट्स जैसे डिसैलिनेशन प्लांट्स वगैरह को तबाह कर देगा, मतलब हिचक नहीं करेगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि गालिबाफ की ये धमकी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और गल्फ़ के ममालिक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक चैलेंज है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने वो फिर पहले 5 दिन की मोहलत दी, फिर बोले कि वो बातचीत चल रही है जी, सीज़फायर हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने जजीरों के बहाने पूरे मिडिल ईस्ट को दहलाने की तैयारी कर ली है। जंग अभी रुक नहीं रही है, ख़तरनाक हो सकती है। जब 80 मिसाइलों की लहरें दाग चुका हो ईरान, तो ये साफ है कि ईरान अब रुकने वाला नहीं। अगर किसी ने भी ईरान की ज़मीन या जजीरे की तरफ आँख उठाकर देखी तो आने वाले वक्त में जो तबाही होगी उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। अब खबर यमन से। मिडिल ईस्ट की जंग में अब एक और फ्रंट खुल सकता है। खबर आ रही है कि यमन का अंसरुल्लाह मूवमेंट यानी हूथीस भी मैदान में उतरने को तैयार हैं, कुल बुला रहे हैं, और ये सीधा सपोर्ट होगा ईरान के लिए। खबर 26 मार्च में आई है, लेकिन अंदाजे शुरुआत से ही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यमन के हूथीस शुरू से ही अलर्ट पर थे और अब कहा जा रहा है कि वो किसी भी वक्त इस जंग में एंट्री ले सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि अगर अंसरुल्लाह मूवमेंट यानी हूथीस मैदान में आता है तो वो सिर्फ मिसाइल या ड्रोन तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि स्ट्रेटजिक रास्तों को भी दबाव के तौर पर इस्तेमाल करेगा। उनके पास दबाव के लिए बाब अल मंदब है। बाब अल मंदब स्ट्रेट, ये वो अहम समंदर का रास्ता है जहाँ से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल का और व्यापार का गुजरता है। अगर इस रास्ते पर कंट्रोल या प्रेशर बनाया गया तो इसका असर सिर्फ जंग तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया की सप्लाई चेन हिल सकती है, क्योंकि एक तरफ तो हॉर्मुज़ की वजह से हिली हुई है। मतलब साफ है, जंग अब सिर्फ ज़मीन या हवा में नहीं, समंदर के रास्तों पर भी फैलने वाली है। अब सवाल यह है कि क्या अंसरुल्लाह सच में एंट्री करेगा, और अगर किया, उसने एंट्री की, तो क्या ये टकराव पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा? क्योंकि आधी से ज़्यादा दुनिया और महामानव तो हिले हुए हैं सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। क्या होगा अगर बाब अल मंदब के रास्ते लाल सागर को भी हूथीज़ ने बंद कर दिया? तो हम सब के लिए बड़ी मुश्किल है, पूरी दुनिया के लिए। ये जंग जो ट्रंप और नेतन्याहू की सनक से शुरू हुई है, वो पूरी दुनिया पर बीत रही है, सबको जख्म दिए। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है, कुछ खबरें यहाँ से। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान ये कहने से घबरा रहा है, ईरान ये कहने से खौफ खा रहा है कि वो बहुत बुरी तरीके से डील चाहता है। वो ये चाहता है कि जंग बंद हो जाए, वो ये चाहता है कि अमेरिका के साथ कोई समझौता और सौदा हो जाए, लेकिन वो ये बात कहने से डर रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसके खुद के लोग, ईरान के हुक्मरानों के खुद के लोग उन्हें मार देंगे। उन्हें डर लगता है कि अमेरिका भी उन्हें मार देगा। उन्हें लगता है कि ईरान के लोग खिलाफ हो जाएंगे, इसलिए वो कह नहीं पा रहे हैं कि डील कर लो। डोनाल्ड ट्रंप रोज नए दावे कर रहे हैं, रोज नए दावे कर रहे हैं, और ईरान कह रहा है कि तुम्हारे 15 पॉइंट्स हमें मंजूर नहीं है, हमारी 5 शर्तें ये हैं, इन्हें मान लो, सीज फायर कर लो। तुमने तो हमें तबाह कर ही दिया है और तबाही का हर्जाना भी दोगे। उस 5 शर्त में एक शर्त है, ताकि तुम्हें आइंदा याद रहे, तुम जितनी तबाही मचाओगे उसका पैसा तुम्हें ही भरना पड़ेगा। अब ये इनके लिए मुसीबत है। गज़ा और फ़िलिस्तीन को भूल तो नहीं गए, मैं नहीं भूला। गज़ा वालों की आज की हालत ये है। 26 मार्च को 12 बजे सुबह ये तस्वीर आई। जाहिर सी बात है, ये 25 को वहाँ जो बारिश तूफ़ान आया उसके नज़ारे हैं, और ये बच्चे नंगे पैर चल रहे हैं गज़ा की ज़मीन पर। नौजवान, इनके बताया जा रहा है पैरों में चप्पलें तक नहीं हैं। वहाँ ठंड हमसे ज़्यादा मत कंपेयर कीजिएगा, आपके यहाँ गर्मी हो चुकी है, वहाँ अब भी जैकेट पहनी जा रही है।
वो 2 समंदरों के पास का इलाका है, ठंड है, यूरोप के करीब है, ठंड है, पैर देख रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं, पानी बरस रहा है, जिंदगी अंजीरन हो चुकी है, खैमे लगे हुए हैं, उनमें वो भी टपक रहे हैं। ये गज़ा के हालात हैं, आज के हालात हैं। और आप किसी और को अगर देख पाएँ पैदल चलता हुआ, तो ये देखिए ना, वो कोई आदमी है जो गठरियाँ ले जा रहा है, न जाने जिम्मेदारियों की हैं, ख्वाहिशों की गठरी है, उम्मीदों की गठरी है, या किस चीज़ की है। वो चले जा रहा है, ऊपर से बारिश गिरती चली जा रही है, हर तरफ तबाही है, हर तरफ मलबा है और सड़कें गायब हो चुकी हैं। जहाँ बूंद गिरती है वहाँ कीचड़ का एक दलदल सा बन जाता है, और इसी के बीच जैकेट पहने हुए बच्चे, नौजवान चलते चले आ रहे हैं। गज़ा की हालत है। फ़लस्तीन हमारा वेस्ट बैंक, उस तरफ क्या हो रहा है? वहाँ पर लगातार उग्रवादी सेटलर्स, जिनको यहाँ के कुछ अंधभक्त अपना बाप मान के पूछते हैं, वो वेस्ट बैंक में फ़लस्तीन के मालिकों यानी फ़लस्तीनियों पर लगातार जुल्म ढा रहे हैं। ये मिकमास है गांव, जहाँ फिर वही हुआ, 5 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। हर रोज़ की कहानी है, घरों में आग लगाना और उनके सामान फूंक देना, उनकी गाड़ियाँ फूंक देना, यही सब चल रहा है। हम फिर वापस ईरान और ईरान से जुड़े हमले और ईरान से जुड़े हमलों वाले मुल्क पर आते हैं। देखिए, आज तमाम ममालिक, पूरे मिडिल ईस्ट की ख़बरों में अगर आप जोड़िएगा तो आपको ईरान ही मिलेगा। बहरीन से ख़बर आ रही तो ईरान की वजह से, कतर, कुवैत, सऊदी, यूएई कहीं से आ रही, सिर्फ ईरान की वजह से। तो आजकल ख़बरों का दूल्हा राजा ईरान है। बहरीन ने कहा है कि उसकी एक फैसिलिटी में आग लग गई है, मनामा जो उसकी राजधानी है वहाँ पर, क्योंकि ईरान ने अटैक किया था, मिसाइल आई, ड्रोन आया, और उसकी वजह से ये काला 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 धुआं उड़ रहा है। ये मुहर्रक में है, मनामा जो कैपिटल है उसके करीब। ये कहा गया कोई ज़ख्मी नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान हुआ है ईरान के हमले की वजह से 26 मार्च को। रशिया बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बात से कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, ख़ास तौर से उन जगहों पर जहां पर रशिया का स्टाफ मौजूद था और ईरान के लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा था। ईरान के बू शहर में जो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहाँ पर हमले हुए हैं और उसके आसपास हमले हुए हैं। उससे रशिया बेहद गुस्सा हो गया है, क्योंकि उसके लोग वहाँ काम कर रहे थे और फिर उसे लगा कि ये हमारा जॉइंट प्रोजेक्ट है। आप किसको निशाना बना रहे हो, ईरान को या ईरान के साथ साथ रशिया को? आप इसके मतलब समझते हो? तो रशिया ने इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा जाहिर किया है। रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री हमेशा जब इंटरनेशनल तौर पर किसी मुल्क को अपना गुस्सा या अपनी नाराज़गी या मज़म्मत ज़ाहिर करनी होती है तो उस मुल्क की फॉरेन मिनिस्ट्री बयान देती है, हर जगह पुतिन नहीं दे सकते। अच्छा, एक ख़बर ये भी है कि द टाइम्स ऑफ इसराइल की, रशिया इवैक्यूएट्स अनदर 163 स्टाफर्स फ्रॉम ईरान्स बूशहर न्यूक्लियर प्लांट। कल ही रशिया ने जो है वो अपने 163 और स्टाफ मेंबर्स को बूशहर न्यूक्लियर प्लांट से निकाल लिया, क्योंकि इन्हें पता था कि अब यहाँ पर तबाही मच सकती है और हमले हो रहे हैं, हो भी रहे थे आसपास। सैकड़ों यहाँ पर रशियंस काम कर रहे थे। हमने आपको करीबन 1-2 महीने पहले भी इस बारे में बताया था। और अब ये है कि ये 163 स्टाफर्स को रशिया को मजबूरन निकालना पड़ा और उसके बाद वो गुस्से से भी तमतमा गया कि यार तुम यहाँ हमला कर रहे हो, किस पर कर रहे हो, जैसे अभी हमने आपको बताया। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसके लगातार इजरायली फोर्सेस के साथ आमने सामने के जो हैं वो क्लैशेस चल रहे हैं साउथ लेबनान में, और हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उन्होंने एक और मरकेवा टैंक को हिट किया है, इसराइल का जो टैंक होता है उसको हिट किया है। और ये कांतारा के पास फाइटिंग हुई है आमने सामने से इजरायली फोर्सेस और हिजबुल्लाह के फाइटर्स के बीच। ये 26 मार्च की हेडलाइन है। ईरान की मिलिट्री ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उन्होंने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मिसाइल से फायरिंग की है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, मिसाइल से फायर किया है ये एक अलग चीज़ है, हिट किया है ये एक अलग चीज़ है, डायरेक्ट हिट किया है ये अलग चीज़ है, और चौथा कि उसमें भाड़ हो गया है ये एक अलग चीज़ है। और इन सब के बाद होता है कि वो डूब गया है। तो ईरान ने अगर कहा है कि हमने फायर किया है, तो इसे ये अगर कोई आपसे कह रहा है कि डुबो दिया, डूबने वाला है, तो भैया इससे बचिए। हम लोगों को सच में रहना चाहिए। गफलत में ही तो था वाजी शाह रंगीला, पता नहीं कौन कौन मुग़ल बादशाह, उनका क्या हुआ? कोई आया पीट काट के चला गया, कोई आया उन्होंने पलट के हुकूमत रख दी।
یہ سب غفلت میں تھے. تو ابراہم لنکن چل رہا ہے. امریکہ کا کہنا ہے, ایران کا کہنا ہے ہم نے اس پر جو ہے میزائل سے فائر کیا ہے. اب اس کا کیا ہوا ہے وہ ایران کو بھی نہیں پتہ ہے, لیکن اس پر قدر میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے, یہ ضرور ایران نے بتایا ہے. اور یہ کہا ہے, یہ نہیں کہا کہ آگ لگ گئی, بھاڑ ہو گیا, ڈوب گیا. یہ سب بیوقوفی کی باتیں آپ جہاں سنیں وہاں آپ خبریں سننا چھوڑ دیجئے. جھوٹ آپ کو بتا کے ویوز لیتے ہیں, ہمارا مت دیکھیے لیکن سچ بتائیں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے اپنی پوزیشن چینج کرنے پر ابراہم لنکن کو مجبور ہونا پڑا. بس اتنی سی بات, اتنا سا انہوں نے دعویٰ کیا ہے. ترکی لگاتار ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ میسج کا آدان پردان ادھر سے ادھر کر رہا ہے تاکہ ان کے بیچ بات چیت ہو سکے. ایک ہیڈ لائن یہ بھی ہے. فی الحال ابھی کوئی بات چیت مکمل نہیں ہو سکی ہے. ایک خبر رہ گئی تھی ان خبروں کے شور میں, ایران کی جنگ کے شور میں بہت خبریں رہ جا رہی ہیں کہ اسرائیلی پارلیمنٹ نے فلسطینیوں کے لیے, جو فلسطینی ڈیٹینیز ہیں جو جیل میں بند ہیں, ان کو ڈیتھ پینلٹی دینے کا بل وہاں جو ہے اسرائیلی پارلیمنٹ میں وہ آگے تھوڑا بڑھ گیا ہے. مطلب موت کی سزا دینے کا راستہ صاف صاف اور ہلکے ہلکے کلیئر کر رہے ہیں. تمام فلسطینیوں کو پکڑ کے بس یہ موت کی سزا دیں گے. یہ سوچئے یہ کتنا بڑا ظلم ہے اور اس کے بعد کیا بونڈر ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے. دیر سے آنے کے لیے پھر سے معذرت, کم ویڈیو کے لیے بھی معذرت.